Hello my dear students, today we will discuss a new topic that is photoelectric effect class BSc फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर और एक क्वांटम मैकेनिक्स का जो पेपर हम कर रहे हैं उसका ये सेकंड टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. Now what is photoelectric effect? The photoelectric effect is the phenomena of emission of electron when a light of suitable frequency incident on the metal surface. Photo means light, electrons means electron, photoelectrons. यानी लाइट के पड़ने से अगर उस लाइट की सूटेबल फ्रीक्वेंसी है वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना को क्लासिकल फिजिक्स बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक ऐसा लगने लगा था कि शायद फिजिक्स का सारा कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गए हैं, मतलब जितना भी जो एक्सप्लेनेशन था वो हो चुका है और कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ड्यूरिंग दैट टाइम ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स कुछ सामने निकल के आए और हैरानी की बात ये रही कि क्लासिकल जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स को हम कहते हैं या क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, जो थ्योरी जब इस पे अप्लाई की गई तो पूरी तरह से बच्चों वो थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई. इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को जस्टिफाई करने में पूरी तरह से फेल हो गई. और 1903 में लिनार्ड्स ने ऑब्जर्वेशन दिया था कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट किसी मेटल प्लेट पे पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं. जिंक प्लेट के ऊपर उन्होंने एग्जांपल करके देखा था. जिंक प्लेट पे जब अल्ट्रावायलेट लाइट चली जाती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल प्लेट के रिड्यूस हो जाते हैं लाइट के पड़ने से. फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखे, हम एक्सपेरिमेंट को थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. लेकिन इसको एक्सप्लेन किया किसने? ये एक्सप्लेनेशन आई बच्चे 1905 में एंड द एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट एवर, एल्बर्ट आइंस्टाइन. 1905 बच्चे एक ऐसा ईयर था जिसको मिरेकलस ईयर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब पूरे के पूरे फिजिक्स को ऐसा मानने लगे थे लोग कि फिजिक्स में अब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बचा नहीं है, 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक के बाद एक लगातार 3 पेपर पब्लिश किए और तीनों पेपर ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया. कौन कौन से पेपर थे? 2 पेपर, तीनों पेपर से आई थिंक आप सभी को मतलब पूरी तरह से आप इससे रूबरू होंगे. नंबर 1 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड वन इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको हम नाम देते हैं, एंड द थर्ड वन इज द ब्राउनियन मोशन. और तीनों ही कॉन्सेप्ट के बेस पे देखिए क्या मतलब आगे फिजिक्स के लिए उन्होंने क्या मतलब क्या खास रोल प्ले किया. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और जब वो कॉन्सेप्ट आया था तो वो आसानी से लोगों को एक बार में वो समझ में भी नहीं आई थी बातें कि क्या कही गई है. दूसरा ब्राउनियन मोशन, मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन है, मॉलिक्यूल जो रैंडम मोशन में उछल कूद करते रहते हैं उनको ब्राउनियन मोशन नाम दिया गया. रॉबर्ट ब्राउन ने उनको ऑब्जर्व किया था, लेकिन उनके ऊपर आइंस्टाइन ने एक बहुत ही कमाल का एक पेपर पब्लिश किया. उसके बिहाफ पर ही क्या है कि बाद में साइंटिस्ट ने एवोगैड्रो नंबर का जो मेजरमेंट है वो उसी के बेस पे बच्चों पॉसिबल हो पाया. और द थर्ड वन इज दैट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो इस ईयर को इसीलिए मिरेकलस ईयर बोलते हैं बच्चों. और आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपको पता था जीनियस के नाम से उनको जानते हैं. 3 पेपर एक साल में पब्लिश किए. मात्र उस टाइम उनकी जो एज थी वो 26 ईयर्स वो ओल्ड थे और उस टाइम वो एक पेटेंट कंपनी में एज ए कलर काम कर रहे थे. कभी किसी यूनिवर्सिटी में टॉप नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनका जो काम था वो पूरे विश्व ने उनके काम का लोहा माना. और अब कैसे एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या थी और उसको थ्योरेटिकली किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया, हमारा इस पे यही हमारा एक मेन मुद्दा रहेगा. नाउ सबसे पहले हम बेटा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पे आएंगे. क्लासिकल कैसे फेल हुआ और किस प्रकार से फिर उसको क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन किया गया. तो सबसे पहले व्हेन ए लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन इज एक्टिंग आउट. ये एमीटर है बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है. ये कलेक्टर प्लेट है, ये माइक्रो एमीटर है जो करंट को मेजर करेगा. और ये वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है. शुरुआत में हमने क्या किया है, कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है ताकि इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया जा सके. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो भी फिनोमिना हो रहा था वो बड़ा इमीडिएटली हो रहा था, इंस्टेंटली हो रहा था. मतलब लाइट पड़ते ही वहां से इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा था, ऐसा नहीं था कि कोई टाइम लग रहा है वहां पर. ठीक है, फर्स्ट. सेकंड जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज ऑन द मेटल सरफेस एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज इंक्रीजेज as well as the current will be increases. Means photoelectric current is directly proportional to intensity of light.
And the next observation is that when the light of different frequencies incident on the metal surface, the electrons emitted out from that metal surface, metal surface with maximum kinetic energy, when maximum, and it is observed that the maximum kinetic energy of those photoelectrons related with directly kinetic energy, and graph will be like this. As we increase the frequency of the incident photon, or not photon, क्योंकि photon का concept experimental fact जब आया था नहीं आया था, तो जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी, उसके बढ़ने से क्या हुआ बच्चों, जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो लगातार लीनियरली बढ़ रही थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये आई। तो एक देयर विल बी अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी मेटल सरफेस बिलो विच द नो फोटोइलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ये भी ऑब्जर्व किया गया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर नीचे फ्रीक्वेंसी किसी मेटल सरफेस की है ना, तो उसके लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां से एमिशन नहीं करेगा। ओके, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे, बट क्लासिकल फिजिक्स इनको एक्सप्लेन करने में क्या रहा, पूरी तरह से फेल हो गया। कुछ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेरिमेंटल बेस पे आई बच्चों। पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इफ वी कंसीडर थ्री डिफरेंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज, उनकी इंटेंसिटी क्या है बच्चों, डिफरेंट है। कलर मैंने वैसे दिखा रखे हैं अलग अलग लाइन दिखाने के लिए। कलर डज नॉट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो तीन अलग अलग रेडिएशन, अलग अलग इंटेंसिटी की रेडिएशन जब किसी मेटल सरफेस पे डाली गई, ये ऑब्जर्व किया गया कि ज्यादा इंटेंसिटी तो ज्यादा करंट मिला बच्चों, लो इंटेंसिटी तो लो करंट मिला। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऑल सभी के सभी जो है ना, डिफरेंट इंटेंसिटी की जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल नेगेटिव में अप्लाई करने पर वो रुक जाते हैं, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। देखिए, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल दे दूंगा तो बच्चे नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इस प्लेट पे आने से रोकेगा, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल जिसके ऊपर की मैक्सिमम से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी रोक दिया जाए, तो उस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आया बच्चों, सभी के लिए सेम आया। नेक्स्ट केस करके देखा गया, फिर से हमने थ्री डिफरेंट रेडिएशंस ली, लेकिन अब की बार इंटेंसिटी हमने सेम ले ली और फ्रीक्वेंसी क्या ली, डिफरेंटली। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड दैट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी डिफरेंट बट द मैक्सिमम सैचुरेशन करंट विल बी सेम। ये लगभग क्या है बच्चों, ये थ्रू आउट क्या रहा, उनका करंट क्या रहा, सेम रहा, लेकिन जो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल वो डिफरेंट मिला। अब क्लासिकल फिजिक्स जब इस पे अप्लाई किया गया तो वो किस प्रकार से फेल हो गया। According to classical physics, the energy density will be written as 1/2 epsilon naught into E square. What is E? E naught is the amplitude of electric field intensity. Amplitude of electric field intensity. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है बच्चों, E नोट जो है। मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी डेंसिटी है according to classical theory, average in energy density is of a wave depends on the magnitude or the amplitude of the electric field intensity, means square of amplitude। और इंटेंसिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो इंटेंसिटी को डिफाइन करने का यही तरीका है बच्चों। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और एनर्जी जो डेंसिटी बच्चों डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड पे, सॉरी एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी का मतलब है बच्चे इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतना एम्पलीट्यूड, मतलब जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उतना ही उसका इंटेंसिटी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ज्यादा इंटेंसिटी मीन्स ज्यादा एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। अब अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वहां से कोई रेडिएशन है वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड के साथ अगर वो किसके साथ इंटरेक्ट करती है, मेटल के साथ इंटरेक्ट करती है, तो ये वेव जो है आपकी पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस प्रकार से ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती है। और अगर वो वेव्स क्या है बच्चों, वो वेव्स क्या कर रही है, अगर ऐसे साइनसॉइडली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाके इंटरेक्ट करती है रेडिएशन उनके साथ, तो इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करेगी। और जब तक इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट जो एनर्जी उसके पास नहीं है वो अटेन नहीं कर लेता, तब तक वो इलेक्ट्रॉन बेटे वहां से एमिट आउट नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि एमिट आउट होगा, लेकिन तब होगा जब उसके पास वो सफिशिएंट एनर्जी वो गेन कर लेगा। लेकिन ऐसा करने में बच्चों बहुत ज्यादा क्या है, टाइम लग सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल आप लेके देखें, यहाँ पर देखो, जैसे अगर मान लिया हमने सोडियम का केस ले लिया, सोडियम के लिए वर्क फंक्शन जो है 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
ठीक है बच्चों। उसके बाद नंबर ऑफ जो मान लिया उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं, मान लिया 10⁻19 के आसपास कर रहे हैं। एक जो हमारे पास जो रेडिएशन डाल ली हमने, उस रेडिएशन की जो एनर्जी है बच्चों 300 to 400 नैनोमीटर के आसपास का वेवलेंथ का एनर्जी हमने उसके ऊपर डाला है, ठीक है। तो उसके बाद जब उसको कैलकुलेट किया गया, जो पावर है पर एटम जो पावर रिसीव हो रही है बच्चे, वो पावर रिसीव हो रही है 10⁻⁻25 वाट पर एटम की बात कर रहे हैं हम। और वो पावर रिसीव करके वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने में, अगर इस कंसेप्ट की हम बात करते हैं बच्चे, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने में तो कम से कम टाइम लेगा, वो लेगा 2 × 10⁻6 सेकेंड्स। इतना ज्यादा टाइम का मतलब समझते हो? अगर सेकंड को आप कन्वर्ट करें डे, मंथ, ईयर्स वगैरह में, तो लगभग 1 महीने के आसपास का टाइम बनता है। 1 मंथ मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने में 1 महीना लग जाएगा, 1 महीना। लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली निकल रहा है। मींस आपका जो क्लासिकल कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन एमिशन को एक्सप्लेन करने में पूरी तरह से फेल हो गया। दूसरा पॉइंट ये था बच्चों कि ज्यादा, इसके अकॉर्डिंग तो ये था कि ज्यादा इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा इंटेंसिटी है मींस एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि वहां पर ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अगर इंटेंसिटी ज्यादा पड़ेगी। यानी ज्यादा इंटेंसिटी पड़ेगी तो ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनको रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट डालने से हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, फॉर ए पर्टिकुलर इंटेंसिटी एंड फॉर एनी फ्रीक्वेंसी, कहता किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए हो, कोई फ्रीक्वेंसी कोई कंडीशन नहीं है, एक सुटेबल इंटेंसिटी की लाइट पड़नी चाहिए तभी हमें इलेक्ट्रॉन वहां से एमिशन होगा। लेकिन जो यहां हम बात कर रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट में, वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वहां आप देख सकते हो कि अगर ज्यादा, अगर हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी फिक्स कर देते हैं, और या फ्रीक्वेंसी आपकी कोई कंडीशन आपने नहीं लगाई और इंटेंसिटी जो मर्जी ले रहे हो, तो कई बार देखा हमने इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ ही नहीं। यानी फ्रीक्वेंसी की कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि क्लासिकल जो थ्योरी है वो पूरी तरह से इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। उसी दौरान बच्चों मैक्स प्लैंक एनर्जी क्वांटाइजेशन के ऊपर उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया था, और अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक उन्होंने कहा था कि जो रेडिएशन है अगर हम उसको गैस के रूप में मान लें, रेडिएशन को किसके रूप में मान लें बच्चों, रेडिएशंस कैन बी ट्रीटेड एज ए बीम ऑफ गैस पार्टिकल्स, अगर उनको पार्टिकल गैस पार्टिकल मान लें तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक द एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू एच न्यू। जो एनर्जी है बच्चों एक पार्टिकल की जो एनर्जी है वो एच न्यू है, और इस पार्टिकल का नाम दिया गया फोटोन या क्वांटा। वन क्वांटा और वन फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। और देखिए कैसे कोरिलेट किया उन्होंने, अगर यहां हम लिख लें एनर्जी डेंसिटी, आपको याद होगा एनर्जी डेंसिटी जो फार्मूला है, या एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल according to the concept of the equipartition of energy that can be written as 1/3/2 kT। अगर इसी कंसेप्ट को हम यहां रिलेट करते हैं तो मैक्स प्लैंक ने इसी कंसेप्ट को उठा के इस कंसेप्ट को बनाने की कोशिश की कि जो यहां पर आपको पता है टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेट करते हैं बच्चों, रिलेट करते हैं। जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट या एनर्जी एमिट आउट होगी, टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी क्या होगी, एमिट आउट होगी। तो टेम्परेचर डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट कर रहा है, और 3/2 को उन्होंने चेंज कर दिया किसमें, एच न्यू में। दिस इज एनर्जी फॉर ओनली वन फोटोन। If there are n number of photon in a gas, then the total number of energy or total energy to n h nu. This is the total energy of that radiation. अगर वो n photons को contain किए हुए है तो। Now what is photon? अब photon एक नया concept सामने आया, photon treated as a particle, or if the photon is treated as a particle, it is observed that the rest mass of the photon is always 0. एंड द मूविंग मास हैविंग, मतलब आपको पता है जब वो मूव करेगा तो डेफिनेटली कुछ न कुछ मास होगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो m इज इक्वल टू m नोट अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू आल्सो mc स्क्वायर। अगर मूविंग फोटोन है तो उसके पास mc स्क्वायर एनर्जी होगी। और एक फार्मूला बच्चों हमने पढ़ा है h न्यू, तो इन दोनों कंपेयर करके देखते हैं तो इसको लिख देंगे बच्चे mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। तो यहां से बच्चे लैम्डा आ जाएगा h बाई mc। दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द
photon. आप इस प्रकार से इसको फाइंड आउट कर सकते हो. Also it can be treated as momentum. The momentum of photon can be written as energy of the photon divided by speed of light. This is the momentum associated with the photon. Photon has no rest mass, photon has no charge, so photon cannot be deflected by electric and magnetic field. वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये बात हमें बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए. और यहाँ से बच्चे मोमेंटम, एक फॉर्मूला मोमेंटम का ये आ गया, और ई आपको पता बच्चे ई होता है एच सी बाई लेमडा. एच न्यू होता है ना, तो न्यू को मैं सी बाई लेमडा लिख सकता हूँ, एच सी बाई लेमडा इंटू सी. सो द मोमेंटम कैन बी रिटन एज एच बाई लेमडा. दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन. एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, लेमडा इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द रेडिएशन जो पड़ रही है. नाउ हाउ वी कैन डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे. इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिफाइन अगर करें हम, आई इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. अब एनर्जी क्या है बच्चों, दिस इज द टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या आएगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाई बाई एच न्यू डिवाइड बाई टी इनटू ए. This is the intensity of light, and from this expression we observe that the intensity of light will be directly proportional to the number of photons. अगर मान लेते हैं एक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जो सेम फ्रीक्वेंसी से बच्चे इस पे हम डाल रहे हैं, जैसे मान लिया हमने वोलेट लाइट डाली, और वोलेट लाइट हम डाल रहे हैं, शुरुआत में हम लो इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हैं, और फिर हमने वोलेट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा दी. फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स कर रखी है वोलेट कलर की, वोलेट कलर की फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स कर दी, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, ठीक है. प्लैंक्स कांस्टेंट ऑलरेडी फिक्स है बच्चे, एक पर यूनिट टाइम हम डाल रहे हैं और उसी एरिया क्रॉस सेक्शन पे डाल रहे हैं जिसपे पहले डाल रहे थे. तो आप देखिए हम कह रहे हैं कि इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं. सो हम ये भी कह सकते हैं फॉर ए गिवन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज इन द इंटेंसिटी मींस दैट, दोबारा सुन ले ध्यान से, फॉर ए गिवन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस दैट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया इंक्रीजेज. यानी जब हम इंटेंसिटी डाल रहे हैं तो उस इंटेंसिटी के डालने से नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड पर यूनिट एरिया क्या है बच्चों, बढ़ रहे हैं. हैव यू गॉट माय पॉइंट क्लियर. तो इस प्रकार से बच्चे ये कंसेप्ट जो दबाया, और आइंस्टाइन ने इस कंसेप्ट को यूज किया, और आइंस्टाइन ने कहा कि व्हेन एन फोटोन इंटरेक्ट विद एन इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी फोटोन जब इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, वो कहता है कि वो फोटोन कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट आउट करता है. ये अजम्पशन उन्होंने मानी. और हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन फोटोन जो वहां है लॉस में चले जाएं, इलेक्ट्रॉन ना निकाले, लेकिन उन्होंने कहा कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन वहां एमिट करेगा. और अगर ऐसा है, अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं बच्चों, अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि पर सेकंड नंबर ऑफ फोटोन की संख्या बढ़ा दी. पहले मान लिया पर सेकंड 20 फोटोन इंसिडेंट कर रहे थे फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए. अब वहीं पर वही फोटोन कितने इंसिडेंट कर रहे हैं बच्चों, वो फोटोन 20 की बजाय 40 फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं. तो पर सेकंड पहले अगर इलेक्ट्रॉन 20 कलेक्ट हो रहे थे, सैचुरेशन जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स थे, अब पर सेकंड बचे वो कितने होंगे, 40 होंगे. और पर सेकंड अगर 40 इलेक्ट्रॉन अगर कलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब करंट क्या आपका बढ़ गया. तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बढ़े. नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड अगर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे. अगर पर सेकंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं तो क्या बनेगा बच्चों, करंट ज्यादा बनेगा. तो ये था बच्चे आपका कि हम किस प्रकार से इंटेंसिटी का जो एक्सप्लेनेशन है वो दे सकते हैं. ठीक है. अब आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक इक्वेशन डिराइव की, और जिसको आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं, आइंस्टाइन एनर्जी रिलेशन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए. तो वो एक इक्वेशन क्या थी, फिलहाल उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, वन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद वन फोटोन एंड at least one electron emit out with the one photon. एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहा है. ठीक है. तो लेट फाइव इज द वर्क फंक्शन, और अगर हम न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान रखिए, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल सरफेस, देन दैट वर्क फंक्शन कैन बी रिटन एज h न्यू नोट. दिस इज द वर्क फंक्शन. Now according to Einstein, the energy of one photon is equal to h nu. That energy, when this photon incident on the metal surface interact with the
electron or an atom is absorbed, and this energy of photon can be utilized in two manners. One is used as maximum kinetic energy of the photoelectron, जो एनर्जी लेके निकलेगा और कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करने में, ठीक है। मान लिया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी रेडिएशन के पास, फोटोन के पास। वो फोटोन गया मेटल से जाके इंटरेक्ट किया इलेक्ट्रॉन के साथ, वहां जैसे वो इंटरेक्ट करेगा बच्चों, उसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कुछ जैसे मान लिया उस मेटल का वर्क फंक्शन 2 जूल था, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसने वर्क फंक्शन के रूप में यूटिलाइज कर दी। तो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बचे वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ लेके निकलेगा। हम यहाँ अजम्पशन माने हुए हैं कि फोटोन की एनर्जी 2 ही जगह यूज हो रही है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, इसलिए मैं वर्ड यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी h-5, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ m v max square, that is equal to h nu minus h nu naught। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं बच्चों। और इस एक्सप्रेशन से देखिए, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से दौड़ता हुआ इस प्लेट की तरफ आ रहा है, और हमने यहां से पोटेंशियल को इस प्रकार से इंक्रीज करना शुरू कर दिया, नेगेटिव देके, यहां पर नेगेटिव देके, कि इतना इंक्रीज करना शुरू कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा था वो धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जो है वहां रुकना क्या है बच्चे, मिनिमम कम से कम पोटेंशियल हम दें कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रुक जाए, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो उस टाइम हमारी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज इक्वल टू E इंटू वी नोट। तो यही इक्वेशन बन सकती है हमारी, E वी नोट इज इक्वल टू h न्यू माइनस 5, और इसको हम लिख सकते हैं E वी नोट इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नोट। तो जो यहाँ हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाया है, तो इसकी जगह आप ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ भी बना सकते थे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए ग्राफ अगर बनाते तो उसको लेते वी नोट इज इक्वल टू h बाई ई न्यू माइनस h बाई ई न्यू नोट। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो y रिलेट कर रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को, जो y एक्सिस पे आपने दिखाया है, ठीक है, और x एक्सिस पे हमारी क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है। तो जो वेरिएबल यहाँ पर क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी हो x के लॉन्ग है। तो और m क्या है, स्लोप है। तो h देखिए बच्चे, h क्या है, स्लोप आया, दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं, कोई मर्जी मेटल ले लीजिए आप, जिंक लीजिए, सोडियम लीजिए, पोटेशियम लीजिए, सभी का जब आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रा करेंगे तो आप ये पाएंगे बच्चों कि जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप है ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। और स्लोप कांस्टेंट आने का मतलब क्या है, और स्लोप क्या बताता है, h। इसका मतलब h जो रहेगा बच्चों वो सेम रहेगा, h क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है। तो इस टाइप से इस इक्वेशन से हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये आइंस्टाइन जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये किस प्रकार से हेल्पफुल है सभी के सभी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जो आए थे इसमें, उनको एक्सप्लेन करने में। पहला इंटेंसिटी का मैंने बता दिया आपको। दूसरा आप देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किसके साथ रिलेट हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के साथ रिलेट हो रही है, और यहाँ पर इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है। इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है बच्चों, इंटेंसिटी पे कोई रोल नहीं है। दिस इज द सेकंड फैक्ट। थर्ड फैक्ट इज देयर शुड बी अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस। तो अगर आप देखिए, अगर ये फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इससे कम हो जाए, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए, तो ये जो रिजल्ट आएगा बच्चों नेगेटिव आएगा। ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा, इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि वो बात पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बिलो अगर फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस नहीं होगा। दिस इज द थर्ड। एंड द फोर्थ वन, वो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का इंटरेक्शन बहुत ही इमीडिएटली होता है, एकदम से अपनी एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफर करता है, जैसे आमतौर पर कोलिजन में होता है। तो उस प्रोसेस में टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही रैपिड वे में क्या होगा बच्चों, ये प्रोसेस हो जाएगा। और रैपिड कितना है हमें इमेजिन करना ही मुश्किल हो जाएगा। 10⁻⁻⁹ सेकंड में लाइट पड़कने के बाद इलेक्ट्रॉन की एमिशन वहाँ हो जाती है। इतना तेजी से ये होता है।
तो ये ग्राफ हमने एक्सप्लेन कर दिया। फ्रीक्वेंसी जैसे आप इस इक्वेशन बेटे न्यू इक्वल टू न्यू नोट रखोगे तो ये रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर 0 हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। और जो हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पर फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर है हमारे पास वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन फिक्स है बच्चों, मेटल के लिए अलग अलग, मेटल के लिए अलग अलग आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। और अगर इसकी वैल्यू फिक्स है तो यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी आपकी, ये नेगेटिव पे काट रहा है तो ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है। तो नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट जो हमें है वो वर्क फंक्शन के बारे में बता रहा है। यानी इस ग्राफ से हम 3 इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं बच्चों, 4 इन्फॉर्मेशन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी भी फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हो आप, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो आप, स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा, और नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट क्या बताएगा, वर्क फंक्शन बताएगा। अब अगर आप देखें, अगर मान लिया एक दूसरी मेटल ले ली, उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है और उसका वर्क फंक्शन मान लिया बेटे यहाँ से काट रहा है, तो कहोगे सर अब तो फिर इसका स्लोप ऐसे आएगा, ये लाइन ऐसे जाएगी, फिर तो इसका स्लोप बढ़ गया। तो आप तो कह रहे थे कि कांस्टेंट रहेगा। बच्चों स्लोप बढ़ गया तो साथ में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है, वर्क फंक्शन ज्यादा क्यों आया है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वजह से आया है। तो अगर वर्क फंक्शन अगर ज्यादा हो जाएगा, नीचे जाएगा, तो यहाँ की बजाय कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा, इसलिए स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्लोप चेंज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट कर लें। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये जो ग्राफ है बच्चों, ये लाइट की इंटेंसिटी जो है वो 3 लाइट की इंटेंसिटी है और तीनों की तीनों लाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट है। अब मैंने बता दिया अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा अलग इंटेंसिटी का, ज्यादा इंटेंसिटी है, इसका मतलब पर सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा फोटोन पड़ रहे हैं, ज्यादा फोटोन पड़ रहे हैं तो पर सेकंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकाल लेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब इनिशियली हमने जब पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल लगभग 0 दिया था, तो उस टाइम भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे बच्चे वो इस प्लेट के ऊपर रीच कर रहे थे। वो किसकी वजह से रीच कर रहे थे, उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी के कारण से। ठीक है, अब जो ये 3 हमने लिए हैं डिफरेंट जो इंटेंसिटी है, लेकिन सबकी काइनेटिक एनर्जी तो सेम थी, लेकिन फिर इसका ज्यादा क्यों आया, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे। मान लिया इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के, यानी फ्रीक्वेंसी अगर मान लिया इसकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के 12 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के 15 इलेक्ट्रॉन है, पर सेकंड इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा कलेक्ट हो गए ना, इसलिए ये करंट भी यहाँ क्या होगा बच्चों, अलग अलग आएगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका क्या आएगा, सेम, क्योंकि इंटेंसिटी अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये वाला जो ग्राफ देखो, इसमें क्या है, सबकी इंटेंसिटी सेम है, सबकी इंटेंसिटी सेम है तो सैचुरेशन करंट क्या आएगा, सेम आएगा। आप एक क्वेश्चन, एक बात देखो बेटे, जब पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए तो करंट बढ़ा और उसके बाद करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वाई करंट कांस्टेंट क्यों हो गया भाई, अप्लाइड पोटेंशियल दे रहे हैं हम और करंट कांस्टेंट हो गया। पोटेंशियल शुरुआत में तो बढ़ रहा था लेकिन उसके बाद जाके सैचुरेट हो गया, इसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं, सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ऐसा क्यों आया, क्योंकि मान लिया हमारे पास हमने इंटेंसिटी डाली बेटे 50 फोटोन पर सेकंड के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर रखी है, यानी पर सेकंड 50 फोटोन पड़ रहे हैं और शुरुआत में हमारा पोटेंशियल था 0। तो अपने हिसाब से मर्जी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन हम कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उन्हें पोटेंशियल बढ़ा दिया, फिर 5 की बजाय इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करना शुरू कर दिया 10, फिर बढ़ा दिया, फिर शुरू कर दिया 15, फिर 20, और ऐसा करते 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 इतना पोटेंशियल बढ़ा दिया कि पर सेकंड उसने 50 इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद पोटेंशियल जब बढ़ाओगे तो उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अवेलेबिलिटी 50 की थी, 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, तो इसलिए हमें करंट इसके अकॉर्डिंग बेटे क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं ऐसे। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये। इसके बाद ये देखो, अब यहां से देखिए फ्रीक्वेंसी अलग है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग आएगा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा आएगा, जिसकी कम होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा, कम आएगा। नेचुरल सी बात है। दूसरा पॉइंट यहां देखो, यहां फिर से करंट अलग अलग है, लेकिन अब की बार इंटेंसिटी क्या है, सेम है। अलग अलग इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी होने के बावजूद भी करंट अलग अलग क्यों है भाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन सेम नहीं है। अब तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। मान लिया एक की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह से है कि जो 3 अलग अलग रेडिएशन पड़ रही है, एक 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पड़ रही है, एक 4 की पड़ रही है और एक 5 की पड़ रही है, यानी एक की एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, दूसरे के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन 2 और 1 से तो पहले पहुंचेगा, और 2 1 से अगर पहले पहुंचेगा तो वो करंट क्या करेगा बच्चे, ज्यादा वो क्या करेगा, रीच करवाएगा, उसका करंट ज्यादा होगा, क्योंकि रेट कलेक्शन जो रेट है इसका सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इसका करंट क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। तो ये था बच्चों हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किस प्रकार से हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ में हम इसका एक लेक्चर वो डालेंगे, क्विज डाल देंगे, तो
इसको अच्छे से तैयार करें। थैंक यू।